हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है कलाम एकेडमी की। इसका माइनर टेस्ट नंबर 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके साइंस मैथ सब्जेक्ट का लेवल 2 का। ठीक है ना। इसके अलावा हमने माइनर टेस्ट नंबर 1, माइनर टेस्ट नंबर 2, 3, 4 और मेजर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट नंबर 6 और 7 भी हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो चैनल पर जाना है, चैनल को करना है पहले सब्सक्राइब और इसके बाद क्लिक करना है आपको प्ले लिस्ट पर। तो सामने आपको सारे के सारे है टेस्ट सीरीज है वो सॉल्यूशन के रूप में आपको क्लास मिलने वाली है। तो एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, निम्न में से दर्द दिसावर व गीता पहली गुंगरी नामक गीतों के लेखक है। तो दर्द दिसावर व गीता पहली गुंगरी नामक गीतों के लेखक कौन है? तो वो आपके रहने वाले हैं भागीरथ सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके लेखक इस गीतों के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से नानूराम संकरता के संदर्भ में सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। यानी कि जो नानूराम संस्कृता जो है इनके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसकी आपको पहचान करके कोड का चयन करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक भी दिखाई देती है। दूसरा आपको दे रखा है 10 दोक व धर्री रेल इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। यानी कि 10 दोक और धर्री जो रेल है वो इनकी प्रमुख है, वो काव्य संग्रह रहने वाला है। तो इसमें आपको दोनों ही कथन है वो सत्य होने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह नहीं है। तो बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा जो सरनाटो है ये आपके बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से शंकरदान सामोर की रचना नहीं है। तो शंकरदान सामोर की रचना कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है देश दर्पण, जो कि शंकरदान सामोर की रचना रहती है। मुल्करा मीठा ठग ये भी आपके शंकरदान सामोर की रचना है। और बख्तरी बायरो एंड बख्तरो बायरो जो है ये भी आपके शंकरदान सामोर जी की रचना रहती है। लेकिन जो रूक सतसई है ये आपके शंकरदान सामोर की रचना नहीं रहने वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक है। तो राजस्थानी भाषा की जो पहली कहानी है आपके विश्रांत प्रवास, इसके लेखक कौन है? तो वो आ जाएगा आपके शिवचंद भरतिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ने राज्य में विद्युत आपूर्ति के लिए किए जाने हेतु किसके साथ एमओयू किया था? यानी कि जो राजस्थान सरकार ने 3 मार्च को राजस्थान सरकार उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तो वो आ जाएगी आपके सिंगरौली कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड, यानी कि SCCL के साथ इन्होंने एमओयू किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इन खेलों में राजस्थान कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। तो इसमें बिल्कुल सही कथन है भाई, 64 पदक जीत करके राजस्थान जो है वो आपके इसमें चौथे स्थान पर राजस्थान का रहा है। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते हैं, तो शूटिंग में सर्वाधिक पदक नहीं जीते हैं। दूसरा कथन आपकी गलत हो जाएगा भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए के महाकोष का गठन किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस वाउचर उपलब्ध करवाया जा रहा है और 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो सत्य कथन रहने वाले हैं ये आपके तीनों ही कथन इसमें सत्य है भाई, यानी कि A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, 19 से लेकर 21 मार्च तक स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए
थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो आपके इसमें आ जाएगा IIT जोधपुर के अंदर स्टार्टअप इनोवेशन एंड उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो IIT जोधपुर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो आपका जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर, देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फोरम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस जो फोरम है ये आपके पाली जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है भाई। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पे किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि देसी पशुओं के संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए ये पहला केंद्र राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, एक 25 वर्षीय बालक या लड़का जिसका IQ 64 है उसकी मानसिक आयु क्या है? यानी कि लड़का है जिसकी आयु दे रखी है आपको 25 वर्ष, ठीक है ना, और IQ उसका दे दिया आपको 64 वर्ष, तो उसकी मानसिक आयु आपसे पूछी है तो वो आ जाएगी आपके 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? तो सृजनशील बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? वो देखो, विचारों में मौलिकता होती है, स्वायत्तता भी होती है और उसमें संवेदनशीलता भी होती है, लेकिन दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता ये कभी भी सृजनशील बालक के अंदर नहीं होगी भाई, ठीक है ना। वो दूसरों के विचारों को भी उतना ही महत्व देगा जितने अपने खुद के विचारों को दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें विशेषता नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो बुद्धि का मापन हम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, तो ये जो बुद्धि लब्धि शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई, ईस्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा? तो ईस्टर्न के द्वारा किया गया, इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया है? तो इसमें आपका आ जाएगा SK कुलश्रेष्ठ जो है, इन्होंने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का भारतीय अनुशीलन है वो तैयार किया है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 SK कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सांवेगिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? यानी कि कौन सी विशेषता है जो एक सांवेगिक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो वो आपका आ जाएगा बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता जो है ये आपके इसके अंतर्गत सांवेगिक व्यक्ति की बुद्धि की विशेषता है वो नहीं रहने वाली हुई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने और विभिन्न तरह की तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है, ये परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा देने वाले आपके आ जाएगा इसमें निसेर और एवं जो सहयोगी है, तो निसेर एवं सहयोगी के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से कौन सा सिद्धांत है वो संबंधित नहीं है, कौन सा पद है जो संबंधित नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा आपको जो लाभ है ये इस सिद्धांत से संबंधित पद नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 19 नंबर आपको दे रखा है कि बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है? तो कौन सा युग्म है जो कि असंगत है? तो इसमें आपके रहने वाला है कि पहला दे रखा है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, जो कि आपके किसके द्वारा दिया गया था? लुई थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है, एकदम संगत है। दूसरा दे रखा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये भी आपके स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल आपके एकदम संगत है। तीसरा दे रखा है बुद्धि का पास मॉडल, ये गार्डनर के द्वारा दिया गया था, ये आपके इसमें असंगत हो जाएगा। और बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके असंगत युग्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको क्या दे रखा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए हैं, इनमें से सही अनुक्रम का चयन करो। तो कौन सा अनुक्रम
समूह का चयन है, मतलब सही अनुक्रम कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आ जाएगा सबसे जो कम बुद्धि है वो रहती है जड़ बुद्धि, उससे अधिक तो आ जाएगी मंद बुद्धि, और उससे ऊपर तो वो आ जाएगा श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, और उससे भी अगर ऊंची बुद्धि है तो वो आ जाएगा आपके प्रतिभाशाली। यानी कि ये वाला जो क्रम है ये बिल्कुल आपके एकदम सही अनुक्रम में रहने वाला है कि सबसे पहले जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, फिर आपके प्रतिभाशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो कौन सा बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण है ये इसमें बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है। तो द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही है, और ये सीखे जाते हैं और इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है, अधिग्रहित नहीं किया जाता, ये जन्मजात क्षमता होती है। तो दूसरा इसमें आपकी हो जाएगी विशेषता नहीं रहने वाली, ये सामान्य बुद्धि क्षमता होती है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसकी विशेषता नहीं रहने वाली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि इसने हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कि बुद्धि के अंदर आपके कई प्रकार की जो मानवीय क्षमताएं होती है वो इसमें आपके शामिल रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा आपके आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये आपके सामूहिक है, अशाब्दिक और बुद्धि परीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर 1 आर्मी बीटा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है कि बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है। कि ये परिभाषा किसने दी है कि जो बुद्धि है वो जीवन की एक नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है, उपयुक्त परिभाषा देने वाले आपके रहते हैं, यह परिभाषा स्टर्न के द्वारा दी गई थी भाई। तो स्टर्न ने कहा था कि जो बुद्धि है ये जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता रहती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है कि बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, बिल्कुल सही कथन है ये। बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है, ये गलत है भाई। परिमार्जन और परिवर्तन बिल्कुल संभव होते हैं बुद्धि के अंदर, तो ये कथन आपके सही नहीं है। बुद्धि केवल ज्ञान व स्मृति नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो लेकिन दूसरा जो कथन है ये आपके सही नहीं होने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया विमा का भाग नहीं है। तो संक्रिया विमा का भाग कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपकी जो दृष्टि है ये आपके जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया विमा का भाग नहीं रहने वाला भाई, दृष्टि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कर सत्य कोड का चयन कीजिए। यानी कि आपको एक सूची 1 में दे रखे हैं सिद्धांत, सूची 2 में दे रखे हैं उनके प्रवर्तक या फिर उसके संस्थापक, इसमें से आपको सही सुमेलित करके लिखना है कि कौन सा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना। और नीचे दिए गए कोड से चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको समूह कारक सिद्धांत, तो समूह कारक सिद्धांत के जो आपके देने वाले हैं वो आ जाएगा आपके लुई थ्रस्टन, यानी कि पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहले का हो गया 1 नंबर, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है आपको सैम्पलिंग सिद्धांत, तो सैम्पलिंग सिद्धांत जो है ये देने वाले आपके अभी G.H. थॉमसन, यानी कि 3 नंबर। फिर आपके रहता है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, यानी कि 2 नंबर। फिर आपका आ जाएगा बहुकारक सिद्धांत, तो बहुकारक सिद्धांत आपके आ जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था बहुकारक सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांत और सामने इनके प्रवर्तक पर मैं एक बहुत जल्द क्लास लेके आने वाला हूँ, तो आप सभी तैयार रहना और क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर भी करनी है, ठीक है ना। तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ क्लास लेके आनी है या फिर नहीं आनी है भाई। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर इन सिद्धांतों की और इसके सामने इनके प्रवर्तक लगभग 100 या फिर 150 सिद्धांत मैंने अभी लिखे हैं, तो उनको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो आप सभी तैयार रहिएगा
क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है भाई। कोई समूह को सिद्धांत दे दिया और पूछ लिया कि इसके प्रवर्तक कौन है, या फिर सुमेलित करने के बारे में दे दिया, तो उस पर आप जल्दी आपको क्लास मिलने वाली है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है, भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं? तो भाटिया जो बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग है वो किस आयु वर्ग के बालकों पर किया जाता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के जो बालक है इनके ऊपर भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग है वो किया जाता है भाई। तो इसमें 11 वर्ष से तो बड़े होने चाहिए और 16 वर्ष से छोटे बच्चों के ऊपर ये परीक्षण है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संवेगात्मक बुद्धि का जो योग्यता मॉडल होता है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो आ जाएगा आपके सैलोवी और मेयर के द्वारा ये सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया भाई। सैलोवी और मेयर के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े, तो वो आपके इसमें आ जाएगा विशिष्ट बालक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। विशिष्ट बालक के लिए जो है वो अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, एक विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिव्यक्ति विस्तृत है तो वह एक प्रतिभाशाली बालक है भाई, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और उसकी रुचि पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा है और ये जानने की जिज्ञासा है कि ये क्वेश्चन कैसे बना, ये क्या है, ये क्यों बना, कैसे आया, कहाँ उपयोग हो रहा है। इसका मतलब है कि वो बालक क्या है? प्रतिभाशाली बालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो बाल अपराध का नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो वंशानुक्रम संबंधी कारण, तो वंशानुक्रम संबंधी कारण रहता है। माता पिता के अनबन, ये भी इसमें बच्चे के अंदर बाल अपराध के कारण बन सकते हैं। परिवार के सदस्यों की सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार होता है ये कभी भी बालक को अपराध करने के लिए उत्साहित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके बाल अपराध का कारण नहीं रहने वाला भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। तो बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके जो पुनर्वास विधि है ये आपके इसमें निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं रहने वाली। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर आपको दे रखा है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है? यानी कि एक सृजनात्मक जो बालक है इसमें निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति या उपस्थिति की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है? तो वो आपका आ जाएगा अपसारी चिंतन है। वो अपसारी चिंतन वाला जो गुण है वो आपके तुलनात्मक रूप से कम होने की संभावना रह सकती है सृजनात्मक बालक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं उनके लिए कौन सी व्यू रचना है वो कार्य इसमें करती है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा कार्यों को मूर्त रूप में समझना जो है ये इसमें आपके कार्य कर सकती है पिछड़े हुए बालकों के लिए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है? यानी कि जो राजस्थान की जो जनजातीय विकास है इनका विकास करने के लिए कौन सा कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 कि शहरिया समग्र विकास जो कार्यक्रम है ये राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातियों का विकास करने के लिए संचालित किया जा रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर आपको दे रखा है कि 12 जिले में शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है। तो 12 जिले में शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है तो वो आ जाएगा आपके किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, वो भी जनजातियों के विकास के लिए। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कार्यक्रम है, तो वो आ जाएगा शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम। और नीचे पूछ लिया कि 12 जिले में कहाँ पर ये कार्यक्रम संचालित है, तो वो ध्यान रखना किशनगंज और 12 पंचायत समिति के अंदर आपके शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। तो राजस्थान इनकी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, वो आपको इसमें प्रतिशत पूछा है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें 3.5 जनसंख्या जो है जनजातीय जनसंख्या, वो आपके नगरीय क्षेत्र में निवास करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कार्यक्रम और संचालन वर्ष में से असुमेलित युग्म कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, जो कि आपके 1979 के अंदर संचालित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि आपके 1978 और 1979 के अंदर ये संचालित किया गया, बिल्कुल सही है। शहरिया विकास कार्यक्रम 1997-98 में ये गलत है भाई। शहरिया विकास कार्यक्रम जो है वो आपके इसमें ये गलत है कि 1997-98 में संचालित किया गया है, ये इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा। और फिर दे रखा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना या उन्नत ग्राम अभियान, ये आपके 2024 के अंदर इसको संचालित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके 40 के अंदर असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है कि आदिवासी समुदाय में केलड़ी, कठौती और चाटू आदि है। तो आदिवासी समुदाय के अंदर जो केलड़िया है, केलड़ी, कटौती और चाटू क्या है, तो ये आपके रहते हैं दैनिक उपयोग में लेने वाले जो बर्तन होते हैं ना, उनको कहते हैं केलड़ी, कटौती, चाटू, ये सभी आपके होते हैं दैनिक उपयोग में लेने वाले बर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो राजस्थान के विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा है वो सत्य नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है डामोर जनजाति मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। पूर्वी राजस्थान में नहीं करती है भाई, ये गलत है। दक्षिण राजस्थान में निवास करती है। भील और मीणा करीब करीब राज्य के सभी जिलों में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। भील और जो मीणा है वो लगभग थोड़े थोड़े मतलब पूरे राज्य के अंदर बिखरे हुए हैं भाई, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है। तो ये थोड़े थोड़े सभी राज्यों के अंदर है निवास करते हैं, ठीक है ना। कोई विशेष राज्य नहीं है, जिला नहीं है कि भाई यहाँ पे ये सर्वाधिक रूप से मिलते हैं, जैसे शहरिया वगैरह मिलते हैं, डामोर वगैरह एक ही जगह पे बसे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गरासिया मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में सीमित है, बिल्कुल सही है। सांसी समुदाय भरतपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहा है, ये भी सही है भाई आपके। यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन में आपके जो असत्य कथन आएगा या फिर सत्य नहीं है, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। भील समुदाय के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो भील समुदाय के बारे में कुछ शब्दावलियाँ दे रखी है और उसके अर्थ दे रखे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म है वो असुमेलित है। सबसे पहले आपको दे रखा है पालजी या गमेती, तो वो होता है पंचायत का मुखिया, बिल्कुल सही बात है। जो पालजी कह सकते हैं, इसको गमेती भी कहते हैं, यानी कि वो होता है आपके पंचायत का जो मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, पंचायत का मुखिया, यानी कि पालजी या फिर गमेती। तो इसमें दे रखा है पाल यानी कि 8-10 मकानों का समूह, तो ये इसमें आपको हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें असुमेलित हो जाएगा। दापा यानी कि होता है वधु मूल्य, यानी कि कोई भी अगर लड़की है, अगर वो किसी के साथ किसी एक को छोड़कर दूसरे के साथ जाती है, तो एक दापा नामक राशि है वो उस व्यक्ति को दी जाती है, तो ये आपको हो जाएगा वधु मूल्य। और जाड़िया यानी कि होता है पुरुषों में सापे के ऊपर पहने जाने वाली रंगीन पट्टी जो होती है, उसको जाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें असुमेलित युग्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर। कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। तो कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वो आपके रहते हैं अभी चौथ माता जो है सभी माधोपुर के अंदर है, और ये कंजर जनजाति की आराध्य देवी रहती है। और आराध्य देवी आ गई आपकी चौथ माता, और आराध्य देवता जो है वो आपके रहते हैं हनुमान जी, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो आराध्य देवी तो हो गई आपके चौथ माता, आराध्य देव हो गए आपके हनुमान जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। सत्य कथन कौन से उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर में दर्ज किया गया, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सर्वाधिक जो जनजातीय लिंगानुपात है वो आपके डूंगरपुर के अंदर दर्ज किया गया, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा आपको दे रखा है कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत
बांसवाड़ा में दर्ज किया गया था। तो अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो आपके सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है भाई, तो बांसवाड़ा के अंदर निवास करती है। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या बीकानेर में दर्ज की गई, ये भी बिल्कुल सही है भाई। यानी कि सबसे कम जनजातीय जो है बीकानेर में रहती है, सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत देखा जाए तो वो आपके बांसवाड़ा के अंदर है, और सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात देखा जाए तो वो आपके डूंगरपुर में रहता है भाई। तो इसमें आपके तीनों ही कथन जो है वो सत्य रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके 45 का बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 A, B व C सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से कौन सा जिला राज्य की कुल जनसंख्या के या कुल जनसंख्या में 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है। 1% से भी अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है, तो वो कौन सा जिला है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके झुंझुनू जिला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जनजातीय उप योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म है। तो जनजातीय उप योजना जो है इसके तहत कौन कौन से जिले पूर्ण रूप से सम्मिलित है, उस युग्म का आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो जिले हैं ये आपके जनजातीय उप योजना के तहत पूर्ण रूप से सम्मिलित जिले रहते हैं अभी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। तो राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो आपके 18 जिलों के 44 लघु खंडों में संचालित किया जा रहा है, यानी कि 18 तो है जिलों और 48 जो है वो 44 जो है वो आपके लघु खंड है, ठीक है ना। तो ये कितने जिलों में संचालित है, तो 18 जिलों के अंदर है और 44 उसके लघु खंडों के अंदर संचालित है भाई। 18 जिलों के ही 44 लघु खंडों में ये कार्यक्रम जो है वो संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम है, यानी कि कौन सी जनजातीय जनसंख्या उस सर्वाधिक है, उस अकॉर्डिंग आपको इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे ज़्यादा आगे रखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखा जाएगा तो वो आपको मिलेगा मीणा, उसके बाद मिलेंगे भील, उसके बाद मिलेंगे ग्रासिया, फिर मिलेंगे आपको शहरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 ये इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित प्रथा, रीति रिवाज और संबंधित जनजाति में से असम्मिलित युग्म है। तो मोरनी मांडना ये आपके रहती है मीणाओं से, बिल्कुल सही बात है। कोकड़ी रस्म तो ये आ जाएगी आपके सौंसी जनजाति जो है इसमें आपकी कोकड़ी रस्म है वो निभाई जाती है। और हाथी वेंडो जो है ये आपके कंजरों में नहीं होता भाई। हाथी वेंडो विवाह जो है ये भीलों के अंदर होता है या ग्रास्यों के अंदर होते हैं, तो ये इसमें आपके असम्मिलित हो जाएगा। हुर्रे जो है ये आपके ग्रास्यों में होता है, तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें असम्मिलित हो जाएगा। तो 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर आपके आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा व जाडोल में निवास करती है, यानी कि कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा में और जाडोल के अंदर ही निवास करती है, तो वो आपके इसमें मिल जाएगी आपको कि जो कथोड़ी जनजाति है वो आपके उदयपुर के कोटड़ा और उदयपुर के जाडोल के अंदर है वो निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु वर्ग को या आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है। तो ये इसके तहत जो आपकी आयु रखी गई है वो इसमें है 15 वर्ष व इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति है उनको साक्षर करने का प्रावधान रखा गया है भाई। या तो 15 वर्ष होनी चाहिए या फिर इससे अधिक आयु के जितने भी लोग हैं जो अनपढ़ है या निरक्षर है उनको साक्षर करने का प्रावधान है वो केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है नगरीय जनसंख्या के अंदर, तो वो आ जाएगी आपके 1.5% की कुल नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है 2001 से लेकर 2011 के दौरान, ठीक है ना, 1.5% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कर में से कितनी रही है। तो कार्य सहभागिता जो दर है वो 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर है वो कितनी रही है कर में से, तो वो इसमें आपके आ जाएगी भाई 43.6% जो है वो कार्य सहभागिता दर रहती है 2011 के अनुसार। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो इसमें से 43.5 लोग जो है वही कार्य कर रहे हैं, बाकी सभी बैठे बैठे खा रहे हैं भाई।
यानी कि कार्य दर बहुत ही कम है भाई, इसमें लगभग 50 या 60% तो होनी ही चाहिए। तो ये 50% से भी कम है कार्य दर, इसमें आपका आ जाएगी 43.6% है कार्य सहभागिता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार करो। पहला कथन आपको दे रखा है कि राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है। तो ये जनसंख्या नहीं है 10.4%, ये इसका क्षेत्रफल होता है 10.4%। तो ये हो गया आपका सत्य कथन। दूसरा दे रखा है राज्य विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश जो है वो रखता है। ये बिल्कुल आपके सही है कि विश्व की जनसंख्या अगर मान लो आप 100 मानते हो तो इसमें राजस्थान के अंदर आपके 1 आएगी। तो ये आपके बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कि केवल बी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है। 56 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले हैं। तो सबसे अधिक कार्यशील वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम कार्यशील वाले जिले कौन से, वो आपको इसमें चयन करना है। तो सर्वाधिक कार्यशील वाले जिले जो है वो आपके इसमें आता है भाई, सबसे पहले प्रतापगढ़ और फिर आएगा जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक कार्यशील प्रतापगढ़ के अंदर है और न्यूनतम कार्यशील जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। 57 नंबर में दे रखा है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 20 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी। तो 2016 से लेकर 20 के दौरान है वो जीवन प्रत्याशा कितनी थी वो आपको इसमें पूछा है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 69.4% है वो जीवन प्रत्याशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक महिला पढ़ी लिखी कहाँ पर है भाई, तो कोटा के अंदर, यानी कि शिक्षा नगरी कोटा के अंदर। दूसरा दे रखा है राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही बात है भाई, साक्षरता दर के अंदर वृद्धि दर्ज की गई है क्योंकि सभी है वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा दे रखा है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई थी। तो ये कथन गलत है भाई, पाली जिले के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है वो दर्ज नहीं की गई है। 4 नंबर दे रखा है आपको पुरुष न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता जालौर जिले के अंदर दर्ज की गई। बिल्कुल सबसे कम अगर देखा जाए कि पुरुष और महिला सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर है तो वो आपको मिलेंगे जालौर जिले के अंदर। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन जो है ये आपके सत्य नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नज़दीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो औसत जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का, इसके नज़दीक कौन कौन से जिले हैं तो वो आपके इसमें आ जाएगा टोंक व सिरोही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है। इन दोनों जिलों का अगर आप औसत जनसंख्या घनत्व देखोगे तो वो औसत जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग या उनके आसपास ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से है उसका आपको चयन करना है। लिंगानुपात में कमी दर्ज हुई है, गलत है। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज हुई है, ये भी आपकी गलत है। दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, तो दशकीय अगर वृद्धि दर देखी जाए तो इसमें आपकी कमी दर्ज की गई, ये बिल्कुल आपके सही है। ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है भाई, ठीक है ना। यानी कि जितनी वृद्धि से पहले बढ़ रही थी उससे थोड़ी सी कम हुई है, बाकी वृद्धि हुई है ज़रूर लेकिन वृद्धि दर में है वो कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई। तो प्रति 1000 जो जीवित जन्म है उस पर कितनी शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है तो वो इसमें आ जाएगी आपके 29, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 29 बच्चे जो है वो ऑन द स्पॉट है वो डेथ हो जाती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है भाई, इसमें सुधार करना चाहिए आपको, उनकी चिकित्सा विभाग में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। तो इसमें आपके आ जाएगा 29। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है तो वो आ जाएगी 29। और शिशु मृत्यु दर कितने जीवित जन्म पर है वो दर्ज की जाती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो शिशु मृत्यु दर दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में, तो जनसंख्या वृद्धि दर में अगर देखा जाए तो निरंतर कमी आ रही है भाई, ठीक है ना।
जनसंख्या की जो वर्धित दर है वो निरंतर रूप से वो घट रही है, यानी कि पहले मान लो 10% से बढ़ रही थी, फिर 9 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7, मतलब निरंतर रूप से देखा जाए तो इसमें कमी आ रही है, न कि वृद्धि हो रही है। यानी कि जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं कि हम दो हमारे दो बच्चा एक ही अच्छा, तो ये सब है वो इसी का परिणाम है भाई, कि 1981 के बाद निरंतर इसमें कमी दर्ज हो रही है, यानी कि बच्चे उतने ही अब भी कर रहे हैं कि 2 कर दो बस बहुत है, इस अकॉर्डिंग ये कमी दर्ज हो रही है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने बच्चे कम होंगे तो उतनी उतनी ही उनको अच्छी है वो लाइफ स्टाइल मिलने वाली है, अच्छी पढ़ाई मिलने वाली है, हर चीज़ अच्छी मिलने वाली है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, निरंतर कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी कि 27% से भी अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, तो कितने जिले हैं ऐसे? तो इसमें आपके आ जाएगा 3 जिलों के अंदर 27% से भी अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया? तो ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक, तो वो आ जाएगा आपके पाली जिला, यहाँ पे लिंगानुपात है वो 1000 से भी अधिक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है, तो वो आ जाएगा आपके बाड़मेर। और बाड़मेर के साथ इसमें आपके एक बीकानेर आता है, एक आपके जैसलमेर आता है, तो ये 2 आपको और ध्यान रखना है कि बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, इन तीनों जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 आपको दे रखा है कि जनसंख्या राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या इसमें सर्वाधिक नगरीय, यानी कि बहुत ज़्यादा शहरी जिला है, वो कौन सा है? तो वो आ जाएगा अजमेर जिला। तो अजमेर के अंदर ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, उसमें सारी की सारी है वो शहरी जनसंख्या ही रहती है, तो इसमें आ जाएगा आपके अजमेर जिला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो आपके इसमें आ जाएगा झुंझुनू जिला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिले 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? तो वो आ जाएगा आपके 3 जिले, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का दर्ज किया गया? तो वो आ जाएगा आपके जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग था। तो बाल लिंगानुपात जो है वो आपके इसमें रहेगा 888, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 आपको दे रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के क्रम में आपको चिन्हित करना है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आ जाएगी आपके कोटा ज़िले की, और कोटा सबसे पहले एक ही में दे रखा है, तो आप सीधे इसको राइट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा की, फिर आएगी जयपुर की, फिर आएगी झुंझुनू की, फिर आएगी सीकर की, फिर आएगी अलवर की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है आपको योजना का नाम, सूची 2 में दे रखा है संबंधित विभाग। तो इसमें आपको सुमेलित करना है कौन सी योजना कौन से विभाग की रहने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दे रखी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है ये आपका आ जाएगी उद्यानिकी विभाग, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। फिर दे रखा क्रम भूमि से मातृभूमि योजना, तो क्रम भूमि से मातृभूमि योजना का जो विभाग रहता है वो आपके इसमें आ जाएगा भूजल विभाग, यानी कि 4। फिर आपको दे रखा है अटल प्रगति पथ, तो अटल प्रगति पथ जो है ये आपके कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग। अटल प्रगति पथ है तो वहाँ पे निर्माण कौन करेगा भाई? सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी कि आ जाएगा 3। फिर दे रखा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो इसमें आ जाएगा स्वनिधि है तो स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि 1। तो 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3, ये इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है,
नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है। तो कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है वो आ जाएगा इसमें आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 आपको दे रखा है। NFSA में नवीन परिवारों को जोड़ने की समावेशन श्रेणी में शामिल है। तो NFSA जो है इसमें नवीन परिवारों को जोड़ने की जो समावेशन श्रेणी है इसमें कौन सा शामिल रहता है। तो वो आ जाएगा ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित होते हैं, ये आपके इसके तहत श्रेणी में शामिल रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक तक लागू रहेगी। तो मुख्यमंत्री जो कुसुम योजना है जो कि आपके ये सौर ऊर्जा पर है, निर्भर करती है, ये सौर ऊर्जा के बारे में है। तो ये योजना है वो कब तक है वो लागू रहने वाली है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 31 मार्च 2026 तक जो है वो इस योजना को लागू रहने का कहा गया है, या फिर यहाँ तक ये लागू रहने वाली है। इसके बाद ये है वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी वैलिडिटी इतनी रहने वाली है 31 अगस्त 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 76 आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा है, ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू की गई, बिल्कुल सही है। इसकी योजना अवधि 252 माह होगी, बिल्कुल सही है। अभी 252 माह इसकी अवधि रहने वाली है और ये 1 अगस्त 2024 से लागू की गई है। इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग रहता है, तो ये इसमें आपके गलत दे रखा है भाई। नोडल विभाग जो है वो समाज कल्याण विभाग बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। इसके अंतर्गत बालिकाओं के प्रथम कक्षा में प्रवेश देने पर 4000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये भी सही है। तो इसमें आपके तीसरा जो ऑप्शन है ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और अवसंरचना मिशन की शुरुआत कब हुई है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना जो मिशन है इसकी शुरुआत होती है आपके कब। तो 25 अक्टूबर 2021 से इस मिशन की शुरुआत की गई थी, 25 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 78 कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो कौन से जिले में संचालित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा सीकर जिले में आपके संचालित नहीं है। बाकी झुंझुनू, सिरोही और पाली के अंदर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 आपको दे रखा है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है वो सम्मिलित नहीं है। तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है वो सम्मिलित नहीं है। तो वो आपके इसमें विभाग आ जाएगा स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित नहीं है। बाकी पंचायती राज विभाग सम्मिलित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी शामिल है, राजस्व विभाग भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग इसमें शामिल नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परीक्षण की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान आपकी किया गया 3 लाख राशि का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 3 लाख राशि का प्रावधान रखा गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया। तो कितने गांवों का इसके तहत चयन किया गया। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 5135 गांवों का चयन किया गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 82 नंबर आपको दे रखा है। राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो अटल ज्ञान जो केंद्र है वो आपके ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 83 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 में 1 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में डैश 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 या इससे अधिक आबादी वाली संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 250 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 84 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विज़न क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी योजना है इसका जो विज़न है वो आपके रहता है सबके लिए आवास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सबके लिए क्या, तो सबके लिए आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 85 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।
तो कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके 7% ब्याज अनुदान दे ही रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित ट्रेंड नहीं है। तो कौन सा विभाग या कौन सा ट्रेंड जो है वो सम्मिलित नहीं है, कौन सा व्यवसाय इसमें सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगा जो प्लम्बर है, ये आपके पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित नहीं रहता है भाई। बाकी नाई सम्मिलित है, दर्जी सम्मिलित है, धोबी भी सम्मिलित है, लेकिन प्लम्बर जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको पहचान करना है। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को किया गया था, ये आपके पहला ही कथन असत्य हो गया। इसकी योजना अवधि वर्ष 2028 तक होगी, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 50-50 होगा, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ही कथन जो है वो आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, अमृत मिशन में अमृत यानी कि AMRUT का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम रहता है वो आ जाएगा अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये आपके इसमें इसकी विशेषता या फिर इसका पूरा नाम रहने वाला है भाई, अटल मिशन रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, पंच गौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग कौन सा है। तो पंच गौरव जो कार्यक्रम है इसका जो नोडल विभाग रहता है वो आपके इसमें आ जाएगा आयोजना विभाग। तो कौन सा नोडल विभाग है भाई, तो आयोजना विभाग जो है ये इसके आपके पंच गौरव योजना का नोडल विभाग रहता है, आयोजना विभाग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन भी करना है भाई। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए उनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड और 51,000 रुपये की राशि और प्रदान की जाएगी, असत्य कथन हो गया। दूसरा दे रखा है, इसमें विभाग द्वारा नियमित त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को क्रम से 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। जो जिला सबसे पहले गरीबी मुक्त हो जाएगा उसको 50 लाख, उसके बाद होगा उसको 35 लाख और थर्ड नंबर पे जो होगा उसको 25 लाख की राशि दी जाएगी, यानी कि केवल कथन 2B जो है वो आपके इसमें सत्य है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, ठोस धातु या ठोस धातुओं में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो अब आपके 91 से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा भाई। ठोस धातुओं में उष्मा का संचरण जो है वो किस विधि द्वारा होता है। तो ठोस धातुओं में इसका उष्मा का संचरण होगा आपके चालन के द्वारा, ठीक है ना, चालन के द्वारा उसका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है भाई। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अगली क्लास मिलेगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसमें आपका कोई नुकसान तो है नहीं भाई सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर लो यार फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन ए दे रखा आपको कि चालन और संवहन द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। कथन बी दे रखा है कि विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आपके जो कथन है वो इसमें आ जाएगा आपके कि ए तो सत्य है परंतु बी जो है वह सत्य हो जाएगा भाई। चालन और संवहन द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए तो भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण अगर विकिरण से उष्मा आ रही है तो इसमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता तो होती है भाई, ऐसा विकिरण भी नहीं आ सकती। तो इसमें पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन आपके असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, बिंदु ए पर विभव 10 वोल्ट और बिंदु बी पर 25 वोल्ट और 2C यानी कि 2 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने के लिए क्या गया कार्य कितना है। तो इसमें आप फार्मूला लगा कि कार्य का फार्मूला लगा कि अगर सॉल्व करोगे तो इसमें आपको आंसर जो मिलने वाला है वो इसमें आएगा आपके 30 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 94 आपको दे रखा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आ जाएगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर जो है वो आपके विद्युत प्रतिरोध यानी कि R का मात्रक रहता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, किसी L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक तार का प्रतिरोध R है। यदि चालक की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो इसमें जो चालक का प्रतिरोध होगा वो आपके इसमें रहेगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपरिवर्तित रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें सही कथन आपका आ जाएगा कि 33 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेल्सियस तापमान समान होते हैं, बिल्कुल सही है अभी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट
और 0 डिग्री सेल्सियस ये आपके दोनों समान ताप होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन भी करना है। सबसे पहला कथन दे रखा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और कारण दे रखा है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। जो हल्के रंग होते हैं वो ऊष्मा को क्या करते हैं, कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें आपके दोनों ही सही है, और जो आर है वो एक की बिल्कुल आपके स्पष्टीकरण भी करता है, व्याख्या भी करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है, परिपथ में 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध सिरों के मध्य विभवांतर क्रम से होगा। तो एक तरफ दे रखा है 3 ओम, एक तरफ दे रखा है आपको 6 ओम, और ये धारा वोल्ट दे रखा है आपके 12 वोल्ट। तो इसमें पूछा है कि विभवांतर क्रम से कितना होगा। तो विभवांतर जो है वो आ जाएगा आपके 4 वोल्ट और 8 वोल्ट का इसमें विभवांतर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है कि 100 वॉट के 18 बल्ब 2 घंटे में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय करेंगे। यानी कि 100 वॉट के 18 बल्ब है और वो 2 घंटे के लिए जल रहे हैं, तो कितनी यूनिट विद्युत का है वो उपभोग करेंगे या व्यय करेंगे। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 3.6 यूनिट बिजली का व्यय कर देंगे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वाट, 100 वाट और 220 वाट लिखा है, तो इस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें प्रतिरोध जो है वो आ जाएगा आपके 484 ओम का प्रतिरोध रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको दे रखा है 101 नंबर कि कौन सी युक्ति विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। ये कौन सी युक्ति है जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होती है। तो वो आपके इसमें आ जाएगी विद्युत धारा का जो जनित्र है ये आपके विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 आपको दे रखा है, विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक के प्रतीक है। तो धारा नियंत्रक का प्रतीक कौन सा है वो आपको इसमें चयन करना है। तो धारा नियंत्रक का प्रतीक आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 में जो दे रखा है आपको, ये आपके धारा नियंत्रक का प्रतीक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 आपको दे रखा है, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण कहलाता है। यानी कि बिना किसी माध्यम के अगर ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके विकिरण के माध्यम से ऊष्मा है वो बिना माध्यम के भी संचरण कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 आपको दे रखा है, परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो वो आपको इसमें मिलने वाला है कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो रहेगा 4 ओम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है, 5 ओम एवं 10 ओम के दो प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो धारा का अनुपात आपके रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके 1:1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर आपको दे रखा है, विद्युत हीटर में प्रयुक्त धातु के तंतु का गुण होता है। तो विद्युत हीटर में जो प्रयुक्त धातु होती है इसके तंतु का गुण क्या रहता है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि हीटर के अंदर जो भी तंतु है वो तंतु होता है उसका गुण रहता है कि उसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और इसका गलनांक भी आपके उच्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, यदि किसी चालक में 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो इसमें चालक में से प्रवाहित धारा का जो मान है वो आपके रहने वाला है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त करने के लिए 6 ओम के कितने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। तो इसमें आपका जाएगा 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है आपको कुछ दे रखी है, कुछ थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, कुछ धाराएँ दे रखी है। और सूची 2 में दे रखा है इनका टाइम कि सर्दियों में, गर्मियों में, दिन या रात। इसमें से आपको सही सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि थल समीर के बहने का समय। तो थल समीर के बहने का जो समय होता है वो आपके रहने वाला है रात का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपके रहेगा नंबर 4 नंबर पे। फिर आपके दे रखा है समुद्र समीर के बहने का समय। तो समुद्र समीर के बहने का समय होता है दिन को। और गहरे रंग के कपड़े पहनने करने का समय तो वो आपका हो जाएगा, अगर गहरे रंग का कपड़ा अगर आप पहनते हो तो वो आपको कब पहनना चाहिए। तो वो इसमें आ जाएगा आपके सर्दियों में पहनना चाहिए, ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर।
फिर दे रखा हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके गर्मियों में, यानी कि इसमें आपके रहेगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है जो कि आपके इसमें सही हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा के मान को दोगुना कर दिया जाता है तो उससे उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, यानी अगर धारा का मान आपने डबल कर दिया तो उसमें उष्मा का जो मान है वो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो वो आ जाएगा आपके पहले से 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा, दोगुना करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, ओम के नियमानुसार किसी चालक के लिए धारा तथा वोल्टता में आलेख कैसा होगा। अगर ओम का नियम देखा जाए तो इसमें आप देखोगे कि चालक के लिए धारा और वोल्टता का जो आलेख रहने वाला है वो आपका आ जाएगा समानुपाती, यानी कि धारा बढ़ेगी तो उसमें वोल्टता भी बढ़ने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, तो अगर कांच की कोई छड़ है इसको अगर आप रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हो तो इसमें आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो वो आ जाएगा कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का जो कपड़ा है वो आपकी ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, कथन 1 आपको दे रखा है कि विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है, और कथन 2 आपको दे रखा है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो इसमें से सत्य कथन कौन सा वो आपको चयन करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके सत्य रहने वाले हैं, क्योंकि विद्युत धारा का जो मापन है वो आपके एमीटर में किया जाता है, और इस एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 आपको दे रखा है, विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का जो मात्रक है वो आप अगर वोल्ट भी कह सकते हो और इसको जूल प्रति कूलम भी कहा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 3 कि 1 और 2 दोनों ही सही है भाई। विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी कह सकते हो और जूल प्रति किलोग्राम भी कहा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, ओम का नियम केवल धातु चालकों पर लागू होता है, और ओम का नियम चालकों एवं अर्धचालकों दोनों पर लागू होता है, तो इसमें सही कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो ओम का नियम केवल और केवल धातु चालकों पर लागू होता है, ये कथन सही है भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके केवल और केवल पहला कथन सही है कि ओम का नियम है वो केवल धातु चालकों पर निर्भर करता है या फिर उसी पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। तो जो लेंज का नियम है वो आपके किसके लिए आवश्यक है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए लेंज का नियम है वो आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा का संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है इसे कहते हैं जनित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 1 लीटर जल के 50 डिग्री ताप के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा। यानी कि एक जल का ताप है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो जो मिश्रण का तापमान होगा वो कितना रहने वाला है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य है वो तापमान रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा का जो जनित्र है वो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। एक जनित्र के अंदर जो प्रेरित धारा होती है इसकी अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो कौन से नियम का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका आ जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है इसका प्रयोग किया जाता है धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, 36,000 रुपये पर 6.2/3% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज होगा। यानी कि 36,000 रुपये और उस पर 6.2/3% की दर से 4 माह का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होने वाला है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज और मूलधन से 800 रुपये कम है, यदि दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा। तो इसमें मूलधन आपका आ जाएगा 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो 25 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात करो।
तो वह राशि जो आपके रहने वाली है वो आ जाएगी 250 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है। एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है जिस पर ब्याज की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अंतिम 2 वर्षों के लिए 2% वार्षिक। यदि उस व्यक्ति को कुल 5800 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है तो मूलधन ज्ञात करो। तो उसका जो मूलधन रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 20,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 320 रुपये तथा 4 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। तो इसका जो मूलधन रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 140 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है। कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुणा हो जाएगा। तो कितने समय में हो जाएगा, तो वो आपके रहने वाला है 5 वर्ष के अंदर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है। किसी धनराशि का ब्याज किस दर से उस धनराशि का 1/25 गुणा हो जाएगा यदि दर व समय संख्यात्मक मान बराबर हो। तो इसमें आपके जो दर रहने वाली है वो आ जाएगी 2% की दर से। अगर आप कोई भी धनराशि ब्याज पर देते हैं तो 1/25 गुणा हो जाएगी 1 वर्ष के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128 आपको दे रखा है। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कि निश्चित साधारण ब्याज दर है उसमें 1 वर्ष के अंदर वो राशि है वो दुगनी हो जाती है। तो बताओ उसी दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो दुगनी होने में उसको 1 साल लगा है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो वो इसमें आपका आ जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 नंबर कि 1 लाख रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग को 2% की दर, दूसरे भाग को 6% की दर पर उधार दिया जाता है। तो 4 साल का कुल साधारण ब्याज 20,000 रुपये प्राप्त होता है। तो 6% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। तो 6% की दर पर दी गई जो राशि आपको मिलेगी वो इसमें आ जाएगी आपके 75,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 130 नंबर आपको दे रखा है। 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में दी है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज दी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो प्रत्येक किस्त की जो राशि आएगी वो आपको मिलेगी 200 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 आपको दे रखा है। 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह के समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर है। तो 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह के समतुल्य ब्याज की जो दर है वो इसमें आपका आ जाएगी 24%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 आपको दे रखा है। यदि 2 वर्ष में 925 रुपये का मिश्र धन 1091.50 रुपये हो तो उसी दर से कितने समय में 1330 रुपये का मिश्र धन 1808.80 रुपये हो जाएगा। तो कितने वर्ष के अंदर ये है वो 1330 रुपये का मिश्र धन जो है वो 1808.80 हो जाएगा। तो इसमें आपके रहेगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 आपको दे रखा है। यदि 3 संख्याएँ 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या जो है वो आपको मिलेगी 14, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है। 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 16 रुपये का 40 रुपये के साथ है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 रुपये का 40 रुपये के साथ जो अनुपात है वही 18 का अनुपात उस संख्या के साथ है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो वो आपको संख्या मिलेगी 45, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है। संख्याओं 9 और 16 का मध्य अनुपाती है। तो 9 दे रखा एक संख्या, एक दे रखी है आपको 16, तो इसका मध्य अनुपाती आपको पूछा है तो वो आपको मिलेगी 12, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है। 3 संख्याओं का योग 392 है तथा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो पहली संख्या है। तो इसमें आपको जो पहली संख्या मिलेगी वो आपको मिलने वाली है 80, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 आपको दे रखा है। अनुपात 5:37 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसका अनुपात 1:3 हो जाए। तो इसमें आप आएगी कि प्रत्येक पद में 11 अगर जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात जो है वो 1:3 हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 आपको दे रखा है। 10,000 रुपये पर
10,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, तो वो आपको मिलेगा 2100 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 139 आपको दे रखा है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,80,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 3,08,700 रुपये हो जाएगी। तो वो आपको दर मिलने वाली है 5%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 140 आपको दे रखा है, कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। यानी किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि है जो कि 3 वर्ष के अंदर स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। तो वो दर आ जाएगी आपके इसमें कि जो अगर उसका 27 गुना करना है संख्या का, तो वो दर रहने वाली है आपके 200%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 141 आपको दे रखा है, किस राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 65 रुपये प्राप्त होता है। तो 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 65 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो वो संख्या आपको मिलेगी 6500 रुपये, 6,500 रुपये, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 142 आपको दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में 800 रुपये व 4 वर्ष के अंत में 1000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि होगी। तो वह धनराशि आपके रहने वाली है 640 रुपये, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी। यानी कि वो धनराशि है वो ब्याज दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो वो आ जाएगा आपके 12 वर्ष के अंदर वह राशि अपने स्वयं की 8 गुना हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 आपको दे रखा है, किसी एक राशि का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ₹300 है और उसी राशि का उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो इसमें प्रति वर्ष जो ब्याज की दर रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11, 26, 36, 74 में से कम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। यानी कि इन चारों संख्याओं के अंदर कम से कम कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि ये चारों की चारों संख्या जो है वो एक समानुपात में आ जाए। तो इसमें आपका आ जाएगा कि इसमें 4 जोड़ने पर सभी संख्या है वो समान अनुपात में आ जाएगी, इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 146 नंबर आपको दे रखा है, 8,640 रुपये को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का 5 गुना, बी का 4 गुना, सी का 8 गुना और डी का 10 गुना सभी समान हो, तो डी का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें जो डी का हिस्सा रहने वाला है वो आएगा आपके 1280, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक थैली में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है। यदि उनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 8:20:45 है, तो 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, जबकि उस थैली में कुल 1,12,500 रुपये है। तो उसमें आपको पूछा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो वो आपको मिलने वाली है 1000, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा कि 50 रुपये के जो नोट है वो आपके 1000 नोट रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करना है जिनका 2, 3 और 9 से विलोम अनुपात हो। तो इसमें आपके जो अनुपात रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 153 मीटर, 102 मीटर और 34 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 आपको दे रखा है, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उसकी मात्रा का अनुपात 7:2 है। यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दूध और पानी का अनुपात रहने वाला है वो इसमें आपका आ जाएगा 28:17, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि दीक्षा व हार्दिक की आय में 4:5 का अनुपात है। यदि वे कर में से 3,000 रुपये और 5,000 रुपये खर्च कर दे तो उनकी बचत का जो अनुपात है वो 9:10 हो जाता है। तो दीक्षा की आय कितनी है। तो इसमें जो दीक्षा की आय रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 12,000 रुपये, इनके ऑप्शन नंबर 1। तो ये था भाई आपके साइंस मैथ का माइनर टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।